हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डूअर। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डूअर में। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि जो अटेस्टेशन फॉर्म है, जो कि आपका जब भी सिलेक्शन होता है किसी गवर्नमेंट सर्विस में, तो उसको कैसे फिल किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, आप जब आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत से फॉर्म्स वगैरह आपसे फिल कराए जाते हैं और वेरिफिकेशन वगैरह होता है, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका बनेगा। तो इसी तरह के आपके कई फॉर्म होते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म उसमें से ही एक है। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्रेफरेंस फॉर्म, फिर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ों के साथ एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है जिसको आपको फिल करना होता है, और ये हर डिवीज़न आपसे फिल कराता है, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। वो मेनली आपकी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स है, स्कूलिंग वगैरह है, जहाँ पे आप रहे हैं, उससे रिगार्डिंग वहाँ पे इंफॉर्मेशन भरनी होती है। तो कई बार बच्चे वो या तो एक दूसरे से पूछ के वहाँ गलती कर देते हैं, या जो भी है, जो भी उनको पता चलता है वो उसके अकॉर्डिंग फिल कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस फॉर्म को भरने पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जब तक उस डिपार्टमेंट में हैं, अगर आपका कोई प्रमोशन होता है या किसी और रिलेशन आपका वहाँ पे कोई भी क्वेरी वगैरह होती है, तो आपका सर्विस बुक के साथ ये फॉर्म भी देखा जाता है कि आपने वहाँ पे क्या फिल किया हुआ है। जैसा कि आपके स्क्रीन में यहाँ आप देख सकते हो कि इन्होंने ये अटेस्टेशन फॉर्म है एक डिवीज़न का, डिपार्टमेंट का। वहाँ पे इन्होंने वार्निंग में जो देखिए पहले ही दे रखा है कि इस फॉर्म में आपको कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना ही वहाँ पे छुपानी नहीं है, ना ही वहाँ पे देनी है। फिर इसका सेकंड पॉइंट में उन्होंने ये भी लिख रखा है कि अगर आप डिटेन किए गए हैं, अरेस्टेड हैं, या आप बाउंड डाउन फाइंड हुआ है, या आप कन्विक्टेड रहे हैं, या क्विटेड थे, तो इस तरह की डिटेल अगर आगे भी होती है तो आपको एज सून, मतलब आपको जो डिपार्टमेंट आपका है, जो अथॉरिटी है कंट्रोलिंग, उसको बताना होगा, वरना आपका ये जो आपकी वैकेंसी है उसको रद्द कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट में भी देखिए इन्होंने लिखा है कि अगर फ्यूचर में अगर आपने इस फॉर्म में कोई चीज़ भरते हैं और वो चीज़ पाई जाती है कि आपने जानबूझकर वहाँ पे फॉर्म में गलती की है, तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। वो डायरेक्ट वहाँ पे आपको टर्मिनेट नहीं करेंगे, उसके पहले इंक्वायरी बैठती है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस में ये होता है कि अगर आपकी जो गलती पाई गई वहाँ पे कि हाँ आपने जानबूझकर उसको वहाँ पे गलत भरा था, तो आप वहाँ पे टर्मिनेट भी किए जा सकते हैं। ऐसा इन्होंने साफ ये फॉर्म में लिख देते हैं, इसलिए आप बाद में उस चीज़ के लिए कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है फॉर्म सही तरीके से भरने के लिए। देखिए, जैसे फर्स्ट पॉइंट में दिया है नेम इन फुल, यहाँ पे आपको फुल नेम भरना होता है और ब्लॉक लेटर्स में ही भरने हैं आपको। कोशिश करिएगा कि फॉर्म आप पूरा ब्लॉक लेटर्स में ही भरें तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर इसका जो प्रेजेंट एड्रेस है, मीन्स आप कहाँ पे रह रहे हैं, वो पूरा एड्रेस होना चाहिए, विद जो आपका पुलिस स्टेशन वगैरह है वो भी आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। क्योंकि ये सब इसलिए ज़रूरी है कि ये क्या है कि आपका जॉइनिंग जो है वो टेम्प्रेरी रहता है और इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होती रहती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका एड्रेस वगैरह वहाँ पे सही होना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट में आप देखिए वहाँ पे होम एड्रेस इन्होंने मांगा है, जो आपका ओरिजिनल नेटिव एड्रेस है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर बी, थर्ड के बी पॉइंट मैंने दिया है कि अगर इफ़ ओरिजिनली अ रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑब्लिक बांग्लादेश, द एड्रेस इन द कंट्री एंड द डेट ऑफ माइग्रेशन टू इंडियन यूनियन। मीन्स अगर आप बांग्लादेश या पाकिस्तान एटसेट्रा कंट्री में हैं, तो आप किस तारीख को यहाँ माइग्रेट किए हैं उसका सर्टिफिकेट और डेट वगैरह यहाँ पे होना चाहिए। फिर आपका जो आधार नंबर है, अगर है तो आपको मेंशन करना है वहाँ पे। फिर पैन जो है, पैन नंबर, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा अगर अवेलेबल है तो। फिर आपका नेशनलिटी मीन्स यहाँ पे इंडियन आएगा। फिर आप इस सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट कॉलम में यहाँ पे साइन करेंगे। फिर सेवन पॉइंट में देखिए डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ मेंशन करनी है। फिर आपकी कितनी एज है, प्रेजेंट एज। फिर एज एट मैट्रिकुलेशन की आपका 10th क्लास में कितना एज था वो आपको वहाँ पे मेंशन करनी है। जरूरी नहीं कि आप पूरा डेज यहाँ पे मेंशन करें या मंथ मेंशन करें, सिंपली आप ईयर मेंशन कर देंगे तो भी वो वहाँ पे चलता है। फिर आपका 8 पॉइंट में है प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड। बी पॉइंट यहाँ पे दे रखा है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। ए पॉइंट में जहाँ पे आप पैदा हुए हैं उसके बारे में लिखना है। फिर जो सी पॉइंट है, जहाँ पे आपके फादर
ओरिजिनली बिलोंग, जहाँ पे मीन्स उनका बर्थ प्लेस जो है वो। फिर 9th के ए पॉइंट में देखिए यहाँ पे योर रिलीजियन भरना है कि हिंदू, मुस्लिम एटसेट्रा जो भी आपका रिलीजियन है वो आप यहाँ पे भरेंगे। फिर बी पॉइंट में पूछा है कि अगर आप एससी कैटेगरी में है या एसटी कैटेगरी में या ओबीसी में आते हैं तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर 10th पॉइंट में ये बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है जो कैंडिडेट्स हैं कि वो पूछते हैं कि इसमें क्या भरा जाए। तो देखिए सिंपली है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। कहने का मतलब पिछले 5 ईयर्स में अगर आप कहीं पे 1 साल से ज़्यादा रहे हैं तो वहाँ का जो है वो आपको पार्टिकुलर्स मेंशन करना होगा। मीन्स वहाँ का जो रेसिडेंशियल एड्रेस था, वहाँ का जो पुलिस थाना था, वो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। और जैसे आप फर्स्ट कॉलम में देख सकते हैं कि फ्रॉम टू मीन्स ये फ्रॉम टू डिपेंड करता है आपका जो आप अगर वहाँ पे रेंट से रह रहे थे तो जो रेंट एग्रीमेंट बनते हैं उसके अकॉर्डिंग फ्रॉम टू यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपको नहीं याद है या रेंट एग्रीमेंट नहीं भी बना था तो आप सिंपली वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपनी मेमोरी बेस्ड पे, बाद में वहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह होता है। तो इसलिए ये कोई भी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं है, बहुत से बच्चे इसको छुपा लेते हैं। तो मेरा यही कहना है कि कोई इन्फॉर्मेशन आप नहीं छुपाएंगे, क्योंकि ये आपका एक तरह से बायोडाटा हमेशा के लिए रिजर्व हो गया, जब तक आप उस डिपार्टमेंट में रहेंगे तब तक। तो इसलिए आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छुपाएं और जो भी है वो मेंशन कर दीजिए। सिंपली वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन होती है कि आपका करेक्टर क्या था, आप सही थे, है ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे वो उनका कर्तव्य है, वो वहाँ पे आपको देखेंगे, जाके पता करते रहेंगे, उस पर आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो सिंपली मैं ये कहूँगा सारी चीज़ें आप अपना जितना भी है वो फैक्चुअल, वो ट्रुथ रखेंगे, कुछ भी यहाँ पे आप उसको हाइड नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे आप सिग्नेचर करिए। फिर 11th पॉइंट में इन्होंने आपके फादर, मदर, स्पाउस मीन्स वाइफ, उसका नेम, नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन इफ एम्प्लॉयड, और जहाँ पे वो अगर वो एम्प्लॉयड हैं तो वहाँ का जो ऑफिशियल एड्रेस है वो लिखना है। फिर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस वहाँ का लिखना है। फिर जो परमानेंट होम एड्रेस होता है वो आपको वहाँ पे मेंशन करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है 12th पॉइंट में इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिकॉर्ड टू सन्स एंड और डॉटर्स इन केस दे आर स्टडिंग। अगर फॉरेन कंट्री में आपके सन या डॉटर हैं तो उनके बारे में भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं है, जहाँ जहाँ पे कोई चीज़ आपको लगता है कि नहीं ये ब्लॉक मेरे लिए नहीं है, तो आप वहाँ पे सिंपली एक लंबी लाइन खींचेंगे, उसमें बीच में NA लिख देंगे, मीन्स नॉट अवेलेबल, इन्फॉर्मेशन मीन्स नॉट अवेलेबल। तो इस तरह वहाँ पे ब्लैंक छोड़ना होता है, ना कि वहाँ डैश करिएगा। ये प्रोसीजर है गवर्नमेंट विभाग का। फिर आप 13th में देखिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको लिखनी है 15 ईयर्स के एज के बाद जितनी भी आपने की है, सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज मीन्स 15 ईयर्स को इंक्लूड करना है। 15वें साल से आपने जितनी भी स्कूलिंग, कॉलेज वगैरह किया है वो यहाँ पे आपको लिखना है। नेम ऑफ स्कूल विथ एड्रेस, फिर इसके बाद डेट ऑफ इंटरिंग, आप कब इंटर किए हैं, कब वो स्कूल छोड़े हैं, और एग्जामिनेशन पास वहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे आएगा। फिर 16th में नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ ए लोकेलिटी और 2 रेफरेंस टू हुम यू आर नोन। इसमें आपको यहाँ पे सिंपली 2 लोग ऐसे लोगों का नाम यहाँ मेंशन करना है जिससे अगर फ्यूचर में कोई कांटेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, जो कि एक तरह से वहाँ पे आपके या तो मोहल्ले में रहते हो या आपको जानते हो, तो उसका आप नाम मेंशन कर सकते हैं। कई डिपार्टमेंट में जो आप नाम मेंशन कर रहे हैं उसके उनका आधार कार्ड भी वो लोग मांगते हैं, तो वहाँ पे आपको देना पड़ सकता है। ये जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म होता है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं हर डिपार्टमेंट में। तो जैसे मैंने कहा कि कई डिपार्टमेंट में मांगे जाते हैं, जो पोस्टल डिपार्टमेंट वगैरह है वहाँ पे वो आपके आधार कार्ड वगैरह भी मांग लेते हैं। फिर इसके बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन करना है कि ये जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन दी है वो सही थी, आपकी जानकारी में सारी चीज़ें सही थी, और मैं उसका उत्तरदायी लेता हूँ कि अगर वो कोई भी उसमें इंफॉर्मेशन गलत निकलती है तो और कोई नहीं, आप ही उसके उत्तरदायी होंगे। तो ये आपको उसके लिए साइन करना है। फिर इसके बाद 14th में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कैंडिडेट्स के बीच में कंफ्यूजन रहता है कि जो अगर आप पहले से किसी जगह एम्प्लॉय हैं
तो आपको क्या करना है, तो कई बच्चे इसको छुपा लेते हैं, पूछते रहते हैं इसको क्या किया जाए, क्योंकि उन्होंने एनओसी नहीं ली या रेजिग्नेशन अभी नहीं दिया है, तो क्या करना है। तो मैं इसका सिंपल चीज़ इसको आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप किसी भी डिपार्टमेंट से एनओसी ले सकते हैं। एनओसी मिलने में कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं, तो आप वो अपने डिपार्टमेंट से पूछिए कितना टाइम लगेगा, आप एनओसी ले सकते हैं। अगर आप हायर लेवल पे जा रहे हैं, मीन्स अगर आपका जो पे ग्रेड है उससे ऊपर आप जा रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में ही है, तो जो आपके अगर आफ्टर प्रोबेशन ईयर है, तो वो जो आपकी जितनी भी सर्विस है तो वो वहाँ पे ऐड हो जाएगी। और अगर आप अपने से नीचे किसी पे ग्रेड में जाना चाहते हैं, तो आपका जो सर्विस पीरियड है, सर्विस पीरियड काउंट करने का होता है कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड के बाद का जो सर्विस है वो पूरी मतलब कि काउंट होती है वैसे तो, लेकिन प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाना चाहिए, तो वो तभी काउंट होगी अगर आप अपने हायर पे ग्रेड पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे आपको क्या है कि एनओसी मिल जाएगा, वरना आपको अपने डिपार्टमेंट से क्या है रेजिग्नेशन लेना पड़ता है, जो कि रेजिग्नेशन कभी भी लिया जा सकता है। और अगर जैसे आप बैंक वगैरह में हैं तो वहाँ पे बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड वगैरह आपको पे करने के बाद आपको रेजिग्नेशन लेटर मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट में कि वहाँ पे बॉन्ड है कि नहीं है, या वो कितना टाइम लगाते हैं एनओसी देने में, ये उनसे आपको बात करके रखना पड़ेगा। लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ रिवील करनी ही करनी है, कोई चीज़ भी यहाँ छुपानी नहीं है। फिर 14B पॉइंट में इन्होंने पूछा है कि अगर आप पहले थे तो कब से कब थे, ये सारी चीज़ आपको मेंशन करनी है। फिर 15 पॉइंट में ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि आप कभी अंडर डिटेंशन तो नहीं रहे हैं, फिर कभी अरेस्टेड तो नहीं हुए, प्रोसिक्यूटेड तो नहीं हुए, फिर इसके बाद एनी क्रिमिनल केस तो नहीं पेंडिंग है आपके खिलाफ, या हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ और एनी ऑफिस, या आप वेदर डिस्चार्ज एक्सपेल विदड्रॉन, ये सारे केसेस तो नहीं रहे हैं, या फिर आप रस्टिकेटेड बाय एनी यूनिवर्सिटी, ऐसे केस तो नहीं आए हैं, या हैव यू एवर बीन डिबार्ड या डिसक्वालीफाइड बाय एनी पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर एनी ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्लिक सिलेक्शन। मीन्स आप कहीं पे भी कन्विक्टेड नहीं रहे हैं, ये चीज़ वो जानना चाह रहे हैं। और इसमें आपको कोई भी चीज़ है तो वहाँ पे हाइड नहीं करनी है, जैसे मैं बार बार बताता आ रहा हूँ। क्योंकि अगर जैसे उन्होंने ऊपर थर्ड पॉइंट में कह रखा है कि बाद में भी अगर उनको पता चलता है कोई भी चीज़ के बारे में जिसमें आपने जानबूझकर कोई इंफॉर्मेशन वहाँ पे छुपाई हुई है, तो टर्मिनेट आपको कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आएगा। तो ये है दोस्तों आपका पूरा अटेस्टेशन फॉर्म। इस तरह से आपको अटेस्टेशन फॉर्म भरना होता है, और ये आपका हर डिपार्टमेंट में एक अटेस्टेशन फॉर्म बहुत ज़रूरी होता है। इसको जैसे मैंने बताया है वैसे ही सोच समझ के आपको भरना है, और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे हाइड नहीं करनी है। तो दोस्तों हमारा चैनल आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और आपकी जो भी क्वेरी थी इसके थ्रू अगर सॉल्व हुई हो तो ज़रूर जो लाइक का बटन है उसको आप ज़रूर क्लिक करिएगा। हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और अगर किसी और चीज़ के भी रिलेटेड आपके मन में डाउट है तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।